टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग 10th क्लास के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जब आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपका लगभग वो क्वेश्चन से रिलेटेड का जो एरिया होता है वो मैं कोशिश करती हूँ रिवाइज करवाने की। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। हमारे पास एक हम लोग एक तरीके से गेम खेल रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन वो काफ़ी कुछ रिवाइज करवा देगा आपका। और जब आप ये रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोर करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इट्स आई थिंक वेरी गुड मेथड ऑफ रिवीजन, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैं इन बिटवीन वीडियो बनाते बनाते आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ कि आपका रिवीजन कितना है। तो अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो गूगल कीजिए, अपनी किताबों को ढूंढिएगा और उनके आंसर ढूंढिएगा। और उनके आंसर्स को आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनको मैं अपनी जैन फैब में होने वाली रिवीजन क्लासेस में फ्री एक्सेस दूंगी जूम सेशन पे। ठीक है, तो आपको मुझे क्या करना है, उनको उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। और ये इसलिए नहीं है कि उससे मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका रिवीजन हो। आप जब बुक्स खोलेंगे, उन क्वेश्चन को ढूंढेंगे ना, तो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे, बिलीव मी। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, हियर इट इज। So our first question is, why apparent displacement of pencil partially immersed into the water? जब हम किसी पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हमें हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी आपने देखा होगा कि कुछ टैंक जब हम डालते हैं और कुछ पेंसिल्स को ऐसे डालते हैं तो पेंसिल हमें कुछ यहाँ से पानी के लेवल से हमें कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है उसको आप बना के देख लीजिएगा, वरना एग्जाम में नहीं बनेगा। इट्स अ चैलेंज। तो आप ये बनाएंगे और एक कॉइन वाला जो आपका आता है कि एक कॉइन को हम डाल देते हैं, वो अपनी एक्चुअल लोकेशन से हमें हिला हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों डायग्राम्स आप बना के देख लीजिएगा। पर ये होता किसके वजह से है? क्या ये रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के वजह से होता है? स्कैटरिंग यानी लाइट जब बिखर जाती है उसके वजह से होता है? डिस्पर्जन, लाइट स्कैटरिंग भी लाइट का बिखरना होता है, डिस्पर्जन मतलब लाइट का टूटना होता है। जैसे जो व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में टूट जाती है, इस तरीके से 7 कलर्स में टूट जाती है, क्या उसको कहा जाता है? और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ही अपवर्तन, इसे कहा जाता है अपवर्तन, क्या इसके वजह से होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, अपवर्तन के वजह से होता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं देती हूँ कि जो प्रिज्म होता है ना, 1 मिनट रुकिएगा, ये लीजिए। सपोज करते हैं ये प्रिज्म है और प्रिज्म पे एक लाइट आई थी, कुछ इस तरीके से करके आई, फिर वो इस तरह से टर्न कर गई और फिर वो इस तरीके से टर्न कर गई। उसका एक्चुअल रास्ता था तो वो यहाँ था। एक्चुअल रास्ता कहाँ पे था? लाइट जब आ रही थी तो उसे रास्ते पे कहाँ जाना था? इस तरफ में जाना था, लेकिन क्या हुआ, वो टर्न कर करके इधर चली गई। तो ये जो एंगल होता है, ये जो कोण होता है, इस कोण को क्या कहा जाता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, नाउ goes to next question। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो, जहां पे आपसे केवल यूनिट पूछी जाए तो आप कोई भी यूनिट लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए जो लंबाई होती है, हम लंबाई को जब मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो आप कह सकते हैं मैम फीट में भी मेजर कर सकते हैं, इंच में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो आप आंसर करेंगे मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, मीटर में मेजर करते हैं। अब आपसे पूछा जाए विद्युत शक्ति का क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो यूनिट होता है दैट इज द वॉट। ठीक है, जूल किसका होता है? जूल होता है हमारा वर्क डन का भी होता है, कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है, यानी एनर्जी का भी होता है। तो एनर्जी और वर्क दोनों का जूल होता है। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है हमारा करंट का होता है। और वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का होता है। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डालती हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप ये बताइए किलोवाट आवर किसका होता है? ठीक है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? 90% बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं?
नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं? क्या सूरज की पावर जो सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, वो होता है नवीकरणीय? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस? नवीकरणीय सोर्सेज पता है क्या होते हैं? वो सोर्सेज होते हैं जो मतलब कभी खत्म नहीं होते, हम उन्हें लगातार यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, मर्जी चाहे जितना काम में ले लो। जबकि कोल है, पेट्रोल है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल। इंग्लिश वाले सुनेंगे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो ये तो खत्म हो जाएगा किसी न किसी दिन, ठीक है। ओके, सो गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हालांकि ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। तो भाई ये क्वेश्चन अपने आप से रिपीट हुआ है ना, तो मान के चलो इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने इसे दिया था। लैमार्क ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। और वॉटसन ने हमें डीएनए के बारे में बताया था, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने मिलके डीएनए के बारे में बताया था। लैमार्क ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो हमारे नेचुरल सिलेक्शन का हो गया चार्ल्स डार्विन। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन। टेहरी डैम किस पर बनाया गया है? तो टेहरी डैम गंगा, नर्मदा, सोन और चंबल किस नदी पे बनाया गया है? तो टेहरी डैम रिवर गंगा पे बनाया गया है, ठीक है, रिवर गंगा पे बनाया गया है। अच्छा चलो आप आंसर करना। टेहरी डैम रिवर गंगा पे तो बनाया गया है, पर कौन से स्टेट में बनाया गया है ये आप मुझे आंसर करेंगे। किस स्टेट में आपको टेहरी डैम मिलता है? मीन्स क्योंकि गंगा तो बहुत सारे स्टेट में फ्लो करती है ना, फ्रॉम दी उत्तराखंड एंड फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश एंड द अप टू दी वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पर इसको बनाया गया है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसको हम हिंदी में कहते हैं कि कौन सा यंत्र हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव को नापने के लिए। विद्युत विभव। अब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वोल्टेज का तो हमें मालूम है, वोल्टेज का तो हमें मालूम है और हमें करंट का भी मालूम है, ठीक है। तो करंट को मेजर करने के लिए क्या काम में आता है और वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या काम आता है, पर विद्युत विभव का नहीं पता है। तो भाई विद्युत विभव काइंड ऑफ वोल्टेज ही होता है। अभी आप ऐसा समझ लें कि विद्युत विभव वोल्टेज ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ही होता है। तो उसको मेजर करने के लिए भी वोल्ट मीटर ही काम में आएगा। एमीटर किसको मेजर करने के काम में आएगा? ये करंट को मेजर करने के काम में आएगा, ठीक है। ओके, goes to next question. From what does atmospheric ozone protect? ये गलत लिख दिया है, बस इतना मान लीजिए। From what does atmospheric ozone protect? एंड नहीं होगा, आई थिंक गैस होगा यहाँ पे ना। ओजोन गैस किससे बचाती है हमें? सनलाइट से बचाती है, रेन से बचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। मतलब सूरज की गर्मी से बचाएगी, बरसात से बचाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से बचाएगी, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों से बचाएगी। जिसका आंसर सबको पता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाएगी। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ आता है। क्वेश्चन ये है कि ओजोन गैस को बचाने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल लेके आए थे, एक नियम लेके आए थे, हमने एक संधि की थी, हमने विश्व के दुनिया भर के लोगों ने बैठ के एक मीटिंग किया था कि हम ओजोन को बचाएंगे क्योंकि ओजोन में छेद होने लग गया था, राइट। तो उस संधि का, उस प्रोटोकॉल का, उस नियमावली का, उस सिद्धांतों का जो हमने मीटिंग किया था उसका नाम बताना है आपको कि वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो हमने ओजोन को बचाने के लिए किया था। और आपको एक बात और बता दूं कि ओजोन का प्रोटेक्शन होने लगा है, ओजोन का छेद लगभग बंद हो चुका है। तो आपके लिए खुशी की बात है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। लेकिन आप मुझे पहले बताओ कि हमने कहाँ मीटिंग की थी जिसकी वजह से हम अपनी ओजोन को बचा सके। थोड़ा कठिन क्वेश्चन था ना, कोई बात नहीं, गूगल कीजिएगा, नहीं आपकी बुक में भी मिल जाएगा। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर लेवल। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका पिरामिड है ना। इसमें सबसे नीचे क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं यानी प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। जैसे हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं।
इसके बाद डिकम्पोजर पढ़ा था हमने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसमें से यहाँ से कितनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होती है, फिर यहाँ से कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और कितनी एनर्जी, मतलब अगर इन्होंने 1000 नहीं 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की, 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की, तो ये इनको कितना देंगे? ये इनको देंगे केवल 1000 जूल। ये इनको कितना देंगे? ये इनको देंगे केवल 100 जूल। और ये इनको कितना देंगे? केवल 10 जूल। और जो डिकम्पोजर्स तक पहुंचेगा वो केवल 1 जूल पहुंचेगा। तो यानी कि ये कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? ओनली 10%। कितना ट्रांसफर करते हैं? ये केवल 10%। तो आपसे यही पूछा गया है कि कितना ट्रांसफर करते हैं ये 10%। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया, अब आपको ये पूछा जा सकता है कि कितनी एनर्जी ये खुद कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब कितनी एनर्जी ये खुद पे खर्च कर देते हैं और कितनी ट्रांसफर करते हैं। तो आपको बोलना होगा खुद पे खर्च करने का पूछा जाए तो 90% खुद पे खर्च कर लेते हैं और 10% ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखना कि पूछा क्या है, इन्होंने हमारे यहाँ पे पूछा है कि ट्रांसफर कितनी करते हैं, तो ट्रांसफर 10% करते हैं। उनसे पूछा जाए कंज्यूम कितनी कर लेते हैं, तो वो 90% करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट यूज्ड इन। तो हीटिंग इफेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं आपको। अच्छा, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको मुझे ये बताना है, हीटिंग जो एनर्जी होती है ना, एच या जैसे ई से लिखा जाता है, एनर्जी होती है, हीटिंग एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला, आप कोई भी एक फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला आप मुझे लिख के बताइएगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट यूज्ड इन। तो जैसे मान लो कोई प्रतिरोध है, कोई रेजिस्टेंस है और उसके अंदर से क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, विद्युत करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रही है, तो ये इसको गर्म कर देगी। तो ऐसा कहाँ देखने को नहीं मिलता है? क्या हीटर में गर्म नहीं होता है? तो हीटर में तो गर्म होता ही है। आयरन गर्म होती है या नहीं होती? होती है। बल्ब गर्म होता है या नहीं होता है? तो बल्ब गर्म होता है। जो अभी CFL वगैरह आने लगे हैं वो इतने गर्म नहीं होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो गर्म होता है। और इलेक्ट्रिक फैन में ये यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फैन में हीटिंग इफेक्ट को यूज नहीं किया जाता। वैसे तो बल्ब में भी नहीं किया जाता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे हैं, तो हम यहाँ पे फैन को टिक करेंगे। My next question is, in which state कुल्स कैनाल इरिगेशन सिस्टम कहाँ पे मिलता है? मतलब ये जो कुल्स नाम का जो कैनाल यानी नहर सिंचाई सिस्टम मिलता है, वो किस स्टेट में मिलता है? तो इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन देती हूँ आज का, कि जो तवा डैम है, तवा डैम, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तवा डैम है वो कब बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया था, किस सन में बनाया गया था, वो आपको मुझे बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। अब आपको बताना है कि कुल्स जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है वो कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश में कुल्स कैनाल इरिगेशन सिस्टम मिलता है। तो ये हमारे, अब तक मैंने आपको लगभग 5 या 6 वीडियोस बना दिए हैं, तो लगभग सोच के देखो, बातों बातों में आपके 50-60 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं, और साथ में 5-5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिएगा, आप नहीं कर रहे तो दूसरे बच्चे तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके सोच के देखिए, आपके करीब करीब मतलब 100 के अराउंड क्वेश्चंस रेडी होने पे आ गए हैं, ठीक है। तो कितना मज़ेदार सिस्टम है, 10-15 मिनट में आप काफ़ी सारे क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।